हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए लेकर आए हैं पोलराइजेशन का सेकंड एमसीक्यू का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने ब्रूस्टर्स लॉ, मेलस लॉ और इन सारे न्यूमेरिकल के पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है पिछला पार्ट तो वो देख कर ही इस पार्ट को देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर हो। अभी हम देखने जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द लगभग सारे क्वेश्चंस आपके थियोरेटिकल ही होंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं किए थे। अभी कैल्साइट क्रिस्टल्स, ऑप्टिकल एक्सिस, स्पेसिफिक रोटेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही बनते हैं और उन्हीं को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो देखिए क्वेश्चंस जो हमारे सामने हैं, 11 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ये 12th क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट वन। क्या लिखा है? चूज द इनकरेक्ट वन। 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यानी 4 ऑप्शंस हैं। आपको इसमें से इनकरेक्ट देखना है। पहला बोल रहा है कि व्हेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म, इमर्जेंट लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड। यानी कि जब निकोल प्रिज्म से पोलराइज्ड लाइट पास करती है तो जो लाइट निकोल प्रिज्म से निकलेगी वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी। क्या ये बात सही है, गलत है, यही हमको बताना है। ठीक है। अगला है वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन डबल रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है निकोल प्रिज्म कैन बी यूज्ड बोथ एज पोलराइजर एंड एनालाइजर। और चौथा स्टेटमेंट है कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर डबली रिफ्रैक्टिंग। पढ़कर आपको कुछ तो अंदाजा लग ही गया कि देखिए, लास्ट से देखते चलते हैं। कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर डबली रिफ्रैक्टिंग। जी हाँ, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टूरमैलीन, मीका, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि जब लाइट इस पर पड़ती है तो क्या होता है कि ये ई रे और ओ रे में टूट जाता है। तो ये बात सही है। हमको करना क्या है? हमें इनकरेक्ट खोजना है। ठीक है, यहाँ इनकरेक्ट लिखा हुआ है तो हमें इनकरेक्ट खोजना है। तो ये बात तो इनकरेक्ट नहीं है, ये बात तो सही है। निकोल प्रिज्म कैन बी यूज्ड बोथ एज पोलराइजर एंड एनालाइजर। बिल्कुल कर सकते हैं। निकोल प्रिज्म को पोलराइजर और एनालाइजर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। ये भी बात सही है आपकी। वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन डबल रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो जिन्होंने निकोल प्रिज्म पढ़ लिया है उन्हें तो तुरंत ही लग गया कि हाँ, ये बात भी आपकी सही है। क्या होता है निकोल प्रिज्म में? क्रिस्टल लेते हैं और बीच में क्या करते हैं, यहाँ पर कनाडा बाल्सम की एक लेयर लगा देते हैं, है ना, जहां से क्या होता है, ऑर्डिनरी रे जो होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे निकल जाती है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट बनता है ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये चीज आपको लेक्चर में भी मिल जाएगी और बुक्स में भी मिल जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे निकल जाती है और ऑर्डिनरी रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। चौथी बात क्या कह रही है कि व्हेन पोलराइज्ड रे पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म, इमर्जेंट रे इज सर्कुलरली पोलराइज्ड। यही बात तो गलत है। यही बात क्या है? गलत है ना। और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्यों? इसलिए क्योंकि निकोल प्रिज्म का काम कैसा होता है? पोलराइजर या एनालाइजर की तरह खुद ही होता है। ठीक है, तो अगर पोलराइजर से कोई पोलराइज्ड लाइट जाएगी तो वो कैसी लाइट मिलेगी आपको? एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए एक अनपोलराइज्ड लाइट है और ये आपका पोलराइजर है। यहां से अनपोलराइज्ड लाइट जाएगी तो यहां आपको क्या मिलेगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ठीक है,
ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर, एनालाइजर आखिर होता क्या है, एनालाइजर भी एक पोलराइजर ही होता है, ठीक है। इसको एनालाइजर से गुजारिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर भी आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही मिलेगी, और क्या मिलेगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो क्या मिलेगा, घुमा दिया तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मेलस लॉ, ठीक है, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आपने बहुत ज्यादा घुमा दिया, 90 डिग्री कर दिया, तो इंटेंसिटी जीरो में हो जाएगी। लेकिन लाइट का नेचर क्या है, प्लेन पोलराइज्ड, यानी कि अगर पोलराइज्ड लाइट पास करती है निकोल प्रिज्म से तो क्या मिलना चाहिए आपको, पोलराइज्ड लाइट ही मिलनी चाहिए, सर्कुलरली पोलराइज्ड नहीं मिलेगी, ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड नहीं मिलेगी, ठीक। एक और चीज आपको याद दिलाते हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड मिलेगी कब, तब जब आप क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट जैसी कोई चीज यूज करेंगे तब मिलेगी, ठीक है, या दो रेज आकर मिले, मिक्स करें तभी ना, तब मिलेगी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारा चीज पता चल गया होगा। इसमें चूज द करेक्ट वन टाइप का था ये, ठीक है। तो आपको 3 ऑप्शन इसमें गलत दिखते, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने बोला चूज द इनकरेक्ट वन, ताकि आपको 3 नए स्टेटमेंट्स तो पता चले, कि 3 चीजें आपको पता चल गई, कैल्साइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल डबल रिफ्रैक्टिंग होते हैं, निकोल प्रिज्म को पोलराइजर और एनालाइजर की तरह यूज किया जा सकता है, निकोल प्रिज्म बेस्ड होता है डबल रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर, और क्या चीज गलत है ये भी आपको पता चल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन में हमने मॉडिफिकेशन किया है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन से दिया जा सके, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पीडीएफ मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। मैंने बहुत अलग अलग जगह से ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और तब आपको दे रहा हूँ। तो पीडीएफ उसका बनाना मेरे लिए, या तो मैं आपके लिए वीडियो ही बना दूँ या तो पीडीएफ ही बना दूँ, है ना, मुश्किल हो जाता है एक ही कम टाइम में इतना ज़्यादा टास्क करने के लिए, फैकल्टी नहीं, सिंगल फैकल्टी, ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपको इसको नोट कर लेना चाहिए पहले, फिर इसका सोल्यूशन देखना चाहिए। अगर आपको सोल्यूशन पता है तो आपको पहले कमेंट कर देना चाहिए कि सर ये इसका आंसर होगा, फिर तब आप हाजिर जवाब हो जाते हैं कि हाँ इसका जवाब हमको पता था। और फिर अगर गलत होता है सही होता है तो कोई बात नहीं, कमेंट में पढ़ा है तब आपको पता चलता है कि नहीं मेरे से क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। नहीं तो मूवी की तरह इसको बैठकर बिना कॉपी पेन के देखे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टर वेव प्लेट, इन क्वार्टर वेव प्लेट द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस इज, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस सब दिया हुआ है, क्या कॉम्बिनेशन इसका होगा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। तो देखिए ऑप्शन में अब आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले आप ही बता दीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले पढ़ लीजिए तब आगे देखिए, ठीक है। और अगर पता है तो ऑप्शन से मैच कराइए, देखिए क्या होगा। आपका दिया है क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब क्या होता है 1/4 क्वार्टर विस्की वाला क्वार्टर नहीं, सर्किल का क्वार्टर क्या होता है 1/4, ठीक है। तो 1/4 क्वार्टर कहते हैं। तो क्वार्टर वेव प्लेट नाम कैसे पड़ा है, जो दो रेज के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दे, ठीक है। तो यहां से आपको ऑप्शन में λ/4 वाला ही सही है, क्वार्टर वेव प्लेट मतलब λ/4, एक चीज तो मिल गया। अब बोल रहा है कि फेज डिफरेंस क्या होगा, तो λ/4 के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। क्वार्टर वेव प्लेट λ/4 कितना होगा, देखिए 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, ठीक है। या ऐसे लिखे 0 π/2, ये हो जाएगा पाई, ये 3π/2 और ये हो जाएगा 2π, ठीक है। और ये पूरा का पूरा वेव कितना होता है लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा λ/2, इतना λ/2 हो जाएगा और इसका आधा कितना हो जाएगा λ/4 हो जाएगा। तो λ/4 के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितने का है
पाई बाई 2 का है। ऑप्शन आपका ये वाला सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। एक और आप जानते हैं पाथ डिफरेंस और फेज, ऊपर वाला मिटा देते हैं। एक और आप जानते हैं रिलेशन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, बता सकते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन, याद आ रहा है कुछ? फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। क्वार्टर वेव प्लेट के लिए पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा बाई 2, तो आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा बाई 4, ठीक है, इनटू लैम्डा बाई 4। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, पाई बाई 2। क्लियर है? क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है तो आंसर आप तुरंत लगा लेंगे, फॉर्मूला नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको फॉर्मूला ये समझ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का बेसिस ही है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसी अगर ये आपको फॉर्मूला इस फॉर्म में याद है तभी आपसे क्वेश्चन सही लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, इफ थीटा इज रोटेशन इन डिग्रीज, थीटा रोटेशन है डिग्री में, L इज लेंथ ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर, L लेंथ है सोल्यूशन का डेसीमीटर में, एंड C इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। C क्या है? कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। देन स्पेसिफिक रोटेशन इज गिवन बाय, आप अगर पढ़ लिए हैं तो आपको पता है आंसर यही है, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन एल सी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ये डेसीमीटर, डिग्री और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको नहीं याद है तब भी ये क्वेश्चन गलत कर लेंगे आप, ठीक है। ये डेसीमीटर ही होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है। अगर सेंटीमीटर हो जाएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन एल सी, 10 नहीं 10 इंटू थीटा अपॉन एल सी, ये सेंटीमीटर में, एल किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। तो आपको दो चीजें इस फॉर्मूले में याद रखनी है, एक तो खुद ये फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा क्या याद रखना है कि हर एक टर्म के लिए कौन सा यूनिट यूज किया गया है, ठीक है। तो आपको ये स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला है, डायरेक्ट ही आप यूज कर लेते हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दोज विच, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कौन से होते हैं? विच प्रोड्यूसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ना ये वाला तो नहीं होता है। ये कौन होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको पोलराइजर आप कहेंगे, ठीक है। पोलराइजर्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये वाला सही है, ठीक है, यही वाला सही है। क्या करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस? वो सब्सटेंसेस जिनमें जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाती है तो वो उसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट कर जाता है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है। जैसे आपका जो ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसी में स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है। क्या करते हैं आप? पोलैरिमीटर का एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन सा इसमें सोल्यूशन डालते हैं आप उसमें ग्लूकोज सोल्यूशन डालते हैं। वो कौन सा सोल्यूशन है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। क्या होगा जब आप लाइट ऐसे पास करेंगे, मान लीजिए ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इसमें भरा हुआ है, आपका लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसा है, ठीक है। तो इस लेंथ L, इस सोल्यूशन के कंसंट्रेशन C, ठीक है, और इसके इस सोल्यूशन के स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा के बेसिस पे क्या होगा, ये लाइट जब बाहर निकलेगी तो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, है ना, रोटेट हो जाती है लाइट। इसी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। लाइट ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे, लेकिन जब उस सोल्यूशन से गुजर जाएगी तो लाइट कैसे मिलेगी आपको? लाइट ऐसे ऐसे मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला इसमें क्या था? प्रोड्यूसेस बायफ्रिंजेंस
बाई रेफ्रिजरेंस, बाई रेफ्रिजरेंस मतलब क्या होता है? बाई रेफ्रिजरेंस मतलब होता है आपका डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। डबल रिफ्रैक्शन का ही आपका दूसरा नाम क्या है? बाई रेफ्रिजरेंस है। तो ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स बाई रेफ्रिजरेंस नहीं करती हैं, ठीक है। और कन्वर्ट्स पीपीएल इनटू सीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कमेंट करके बताइए कैसे कन्वर्ट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में, बताइएगा। देखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है। क्या यूज करते हैं? क्वार्टर वेव प्लेट करते हैं, ओके। अब देखिए लास्ट है, पोलराइड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम। पोलराइड्स किससे बनते हैं? पोलराइज्ड किससे बनते हैं? पहला है कैल्साइट क्रिस्टल, दूसरा है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तीसरा है टूरमैलिन क्रिस्टल होगा, और चौथा है आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनीन, ठीक है। आप देखिए कैल्साइट क्रिस्टल, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि निकोल प्रिज्म तो कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है, तो वही ना पोलराइड हुआ। क्वार्ट्ज से भी आप बना सकते हैं, टूरमैलिन से भी बना सकते हैं, यही गलत है, बाकी तीनों सही है यही गलत है, बाकी तीनों सही है, पर ऐसा नहीं, ठीक। देखिए कैल्साइट से आप पोलराइड नहीं बनाते हैं, आप कैल्साइट को लेते हैं, उसको बीच से कट करते हैं, उसमें आप कनाडा बाल्सम की लेयर लगाते हैं, ठीक है, तब जाके ये क्या बनता है? निकोल प्रिज्म बनता है, निकोल प्रिज्म बनता है। एंड दिस निकोल प्रिज्म कैन बी यूज्ड एज पोलराइड, ठीक है। निकोल प्रिज्म पोलराइड की तरह बन सकता है, ठीक। और नहीं, पोलराइड मतलब पोलराइजेशन कर दे, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करे, तो निकोल प्रिज्म पोलराइड की तरह बन सकता है, कैल्साइट क्रिस्टल अकेले नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर है आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनीन, ठीक है, आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनीन, ठीक। एक और बात है, एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन हम करा देते हैं, 17th क्वेश्चन है, ठीक है, यही लिख देते हैं 17th क्वेश्चन। पोलराइड्स are based on the phenomena of, Polaroids are based on the phenomena of A, scattering, B, double refraction, C, selective absorption, और डी ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। 17th क्वेश्चन है आपका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए याद है मुझे, ठीक है, क्योंकि यहां पर बात आ गई है इसलिए मैं इसको बता देता हूं, ठीक है। पोलराइड्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग, डबल रिफ्रैक्शन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ब्रूस्टर्स लॉ, बताइएगा किस पर बेस्ड होता है, ठीक। पोलराइड जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं फिनोमिना ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, फिनोमिना ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन आपसे कहता है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग अगर आप लाइट ले आइएगा तो मैं उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लूंगा, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जब लाइट ले जाइएगा तो मैं इस लाइट को ट्रांसमिट कर दूंगा, ठीक है। और उस एक्सिस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एक्सिस कहते हैं, ठीक। और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस को क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं। और जब हम बनाते हैं वो पोलराइड बनाते हैं, पोलराइजर या एनालाइजर बनाते हैं, तो हम ट्रांसमिशन एक्सिस को ही दिखाते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन एक्सिस
उसके ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, तो हमारे पास जो आपका पोलराइड आता है ये उसका ट्रांसमिशन एक्सिस है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर आपका ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन एक्सिस। और यहां पर क्या होगा, लाइट में क्या होगा, कोई भी लाइट आएगी तो उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से दिखा सकते हैं। अब दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब इस पर पड़ेंगे तो एक कंपोनेंट जो आएगा वो एब्जॉर्प्शन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और वो वाला क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक कंपोनेंट क्या आएगा, परपेंडिकुलर उसके होगा एब्जॉर्प्शन एक्सिस के, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर 3 के 3 क्रिस्टल दिए हैं और ये तीनों के तीनों क्रिस्टल डबल रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। तो अगर आपको ये भी आइडिया है कि डबल रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो ये 3 क्रिस्टल्स दिखाते हैं, जबकि पोलराइड तो आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है, तब भी आप आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनीन का ऑप्शन लगा सकते थे, क्योंकि इन तीनों में तो आपको क्या मिलेगा, डबल रिफ्रैक्शन मिलेगा। और पोलराइड किस पे बेस्ड है, पोलराइड बेस्ड है आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनीन, पोलराइड बेस्ड है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से आपको एक तो ये पता चल गया, दूसरी चीज क्या पता चल गई, इसका क्या फिनोमिना होता है। एक और मटेरियल है जो कि बुक में दिया हुआ है आपके, वो है PVA, पॉलीविनाइल एल्कोहल। पॉलीविनाइल एल्कोहल, पॉलीविनाइल एल्कोहल के ऊपर क्या करते हैं हम, आयोडीन मॉलिक्यूल्स ले जाकर स्कैटर करते हैं, चिपका देते हैं, और उसके बाद वो क्या बन जाता है, उसको सेल्यूलोज के 2 परत के बीच में जोड़ देते हैं तो वो पोलराइड बन जाता है। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि पोलराइड्स आर, ठीक है, क्वेश्चन ये भी नोट करते हैं हम यहीं पर। ठीक है, देखिएगा, पोलराइड्स आर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके के हैं इसलिए हम आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक, पोलराइड्स आर ए बिग क्रिस्टल्स, बी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स, दिख रहा है, सी है आपका ऑप्शन सेल्यूलॉइड लेयर, और डी है नन ऑफ दीज, ऐसे ही जोड़ दिया है ना, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें क्या है बिग क्रिस्टल, पोलराइड क्या है, पोलराइड आपका बड़ा क्रिस्टल, एक बड़ा सा क्रिस्टल है, सिर्फ एक बड़ा सा क्रिस्टल है, नहीं, ये बात नहीं सही है। डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, ये भी बात नहीं सही है। क्या सही है, सेल्यूलॉइड लेयर है। ठीक है, सेल्यूलॉइड लेयर है, ठीक, कभी कभी सेल्यूलॉइड फिल्म भी कहते हैं। तो यहां से आप याद रखिएगा कि पोलराइड जब भी नाम ले आपको 4-5 नाम भी याद आना चाहिए, जैसे सेल्यूलॉइड, पॉलीविनाइल एल्कोहल, आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनीन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको सब चीज क्लियर हो गई होगी। सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, अपनी भाषा में लिख लीजिए, फिर हम लोग एक और सेट पर आते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चंस। 19th क्वेश्चन जो है वो लिख रहा है कि कनाडा बाल्सम लेयर इज यूज्ड इन निकोल प्रिज्म टू, क्या करने के लिए, कनाडा बाल्सम लेयर निकोल प्रिज्म में यूज किया जाता है, किस लिए। पहला लिखा है टू मेक इट ब्यूटीफुल ये तो फिजिक्स पढ़ते समय ही गलत हो जाएगा, फिजिक्स में कोई चीज ब्यूटीफुल करने के लिए नहीं होती, आमतौर पे कभी कभी नोटेशंस ब्यूटीफुल करने के लिए हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। ठीक, टू प्रोड्यूस ई रे एंड ओ रे, नहीं, कनाडा बाल्सम लेयर ई रे और ओ रे नहीं प्रोड्यूस करती, कौन करता है, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ही कर देता है। ठीक है, तो ये बात भी गलत है। अगली है टू मर्ज ई रे एंड ओ रे, नहीं, मर्ज करने के लिए भी नहीं होता है, क्या करने के लिए होता है,
टू मेक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपन टू ओ रे, यानी कि ओ रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए कनाडा बाल्सम लेयर यूज होती है। ठीक है, एक बार और फिगर बनाकर आपको दिखाते हैं। ये जो होता है आपका कनाडा बाल्सम लेयर, इसको कट करके डालते हैं, याद आ गया होगा आपको। एक लाइट जा रही है, इसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट पास कर जाती है और ऑर्डिनरी लाइट जो है यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करती है, ये ओ रे है। और ये सफर करती है, यहाँ पर एक एब्जॉर्बिंग लेयर लगाते हैं और इस एब्जॉर्बिंग लेयर से ऑर्डिनरी रे एब्जॉर्ब हो जाती है और बाहर क्या निकलती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे निकलती है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ है निकोल प्रिज्म, तो आप जाइए निकोल प्रिज्म का मेरा लेक्चर देख लीजिए, आपसे निकोल प्रिज्म पे लगभग सारे सवाल हो जाएंगे, लगभग क्या सारे ही सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार वो लेक्चर आप देखिए, 20-25 मिनट का लेक्चर है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। ठीक है, ये वीडियोस देखने का भी यही तरीका है। आप अगर 1x पर देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसको 2x पर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। 1.5 पे देखिए, 2 पर देखिए, आपने पहले पढ़ रखी है ये सारी चीजें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। आप कितना समय देंगे, मैं तेज नहीं बोल सकता, आप तेज कर तो सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, उसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे ही देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट वन, यहाँ पे भी इनकरेक्ट ही चूज करना है। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के बारे में दिया हुआ है, ई रे डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बात सही है। इसमें इनकरेक्ट वाला खोजना है, देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। ये बात तो सही है आपकी, ये फॉलो नहीं करता, इसीलिए इसको ई रे कहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं करता। ठीक है, अगला देखिए, ई रे इज प्लेन पोलराइज्ड होती है। ई रे और ओ रे दोनों प्लेन पोलराइज्ड होती है, दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जब ओ रे आएगी तो ओ रे का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसा होगा, ई रे जाएगी उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस तरीके का होगा। दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन दोनों प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, ये भी बात सही है। तीसरा, ई रे ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द क्रिस्टल, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि ई रे जो ऑर्डिनरी रे क्या होती है, ऑर्डिनरी रे एक ही वेलोसिटी रखती है। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी रखती है पूरे क्रिस्टल में, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में क्रिस्टल को घुमा दें। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे क्रिस्टल के घूमने के साथ साथ अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी रखती है, तो ये भी बात आपकी सही है। तो चौथी वाली गलत हो गई चौथी वाली गलत हो गई अपने आप, है ना। आइए पढ़ भी लेते हैं इसको, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ई रे इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ओ रे इन द क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ऑर्डिनरी रे के वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये बात गलत है। कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, इसके लिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैंने तुरंत ही इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया, इसे नोट कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल्स आपको पढ़ाया हुआ है, पॉजिटिव क्रिस्टल होता है, नेगेटिव क्रिस्टल होता है, कैसे होता है, बस एक प्रॉपर्टी आप जान लीजिए, आप उसके बाद डिफाइन कर सकते हैं कि पॉजिटिव क्रिस्टल कौन सा है और नेगेटिव क्रिस्टल कौन सा है। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, तब आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बोल रहा है फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल, ई जो है ई सब्सक्रिप्ट आपका यूज हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए, और ओ जो सब्सक्रिप्ट है वो यूज हुआ है ऑर्डिनरी के लिए। ठीक है, तो लिखा क्या है, म्यू वी मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे। म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए हैं। ठीक है, वही पॉसिबल 4 हैं। अब देखिए क्या है इसका जवाब,
इसका जवाब ये है पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल जो है उनका आपको कम से कम एक प्रॉपर्टी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल्स हैं कम से कम उनकी एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। देखिए पॉजिटिव क्रिस्टल जो होता है, पॉजिटिव क्रिस्टल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी से कम होती है। ठीक है, अब देखिए यही चीज है, वेलोसिटी ऑफ ई रे इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ओ रे इन द क्रिस्टल। नहीं, अगर पॉजिटिव क्रिस्टल होगा तो कम होगी। ठीक उसी तरह से नेगेटिव क्रिस्टल जो होता है, नेगेटिव क्रिस्टल जो होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे ग्रेटर होती है वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे क्या होती है, बड़ी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी से। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल आप इसका हमको कमेंट करके बताइए कि पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आप कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा और बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी है, तो देखिए वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा डिफरेंट रिलेशन रखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। वेलोसिटी ऑफ वेव, ये तो सी है वैक्यूम में, वी क्या है, वी है वेव की वेलोसिटी किसी मीडियम में, और किसी मीडियम में वेलोसिटी अधिक होगी, इसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनवर्स रिलेशन रखता है, और इनवर्स रिलेशन रखता है तो यहां पर आपको सिर्फ वेलोसिटी के बारे में याद रखना था, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन खुद ही निकाल सकते हैं, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल में यही क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल कमेंट कर दिया क्या, एग्जाम्पल का कमेंट कर दिया क्या, नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल है कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल क्या है, नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल है कैल्साइट क्रिस्टल, और पॉजिटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल है आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कम से कम एक एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि नेगेटिव का एग्जाम्पल कैल्साइट है, पॉजिटिव का क्वार्ट्ज है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन कराने का मेरा उद्देश्य आपको ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन कराने का मेरा उद्देश्य है कि आपको न्यूमेरिकल, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपका फुल रिवीजन हो सके। अभी मुझे कल एक स्टूडेंट ने भेजा एक वीडियो का लिंक, एक चैनल का लिंक, इनफैक्ट चैनल एक अब पूरा नाम तो नहीं लेंगे पर एक हैकर चैनल है, हैकर चैनल, वो पेपर हैक कर लेता है वो पेपर हैक कर लेता है। उसमें उसने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं, कहीं ना कहीं आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। कराने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे है, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए क्रिस्टल इज, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए क्रिस्टल इज, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए, जल्दी से लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे भी लोग करा रहे हैं, ऐसे भी करा रहे हैं और उसके पे 10K सब्सक्राइबर्स हैं, यानी 10K स्टूडेंट्स कम से कम ऐसे हैं जो पेपर को हैक करना चाहते हैं ऐसा काम मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अगर बस बीएससी पास होना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर सकते ऐसा। पेपर हैक नहीं हो सकता, साइंस का पेपर है ना। आप आउट करा सकते हैं पर हैक नहीं कर सकते। ठीक, और इस तरीके से पढ़ाने वाले लोगों के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बताते हैं कि बच्चे ही नहीं चाहते मेहनत करना। ठीक है, बच्चे ही चाहते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट से कैसे काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आपको फ्री में सब चीज़ अच्छे से मिल रही है, परोसा परोसा हुआ है ना, तब क्या दिक्कत है, पढ़ने में क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए क्रिस्टल इज, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए क्रिस्टल इज एन एक्सिस अलोंग विच ई रे एंड ओ रे ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी। एक एक्सिस जिसमें एक एक्सिस है, सबसे पहली बात ये है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है,
यानी कि एक्सिस डायरेक्शन का खेल खेला है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि ऑप्टिक एक्सिस एक्सिस है कि डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है एन एक्सिस अलोंग विच ई रे एंड ओ रे ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चले, ऐसे एक्सिस को हम ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। दूसरा है अ डायरेक्शन अलोंग विच ई रे एंड ओ रे ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी। मतलब ये एक्सिस नहीं है, एक डायरेक्शन है। अंतर क्या है समझिए एक्सिस और डायरेक्शन में। जैसे अगर हम यहां पर एक लाइन खींच दें तो ये एक्सिस हो गई, ठीक है, लेकिन अब इस लाइन के पैरेलल हम कई और लाइन खींच सकते हैं पर हो वो इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गई, ये एक डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्टिक एक्सिस एक सिंगल लाइन है या एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कुछ सिंगल है, मतलब एक ही तरफ का डायरेक्शन। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आपको मैं बता देता हूं ऑप्टिक एक्सिस की कहानी अलग अलग है। देखिए एक्सिस अलोंग विच ई रे एंड ओ रे ट्रेवल्स विद सेम वेलोसिटी और अ डायरेक्शन अलोंग विच ई रे एंड ओ रे ट्रेवल्स विद सेम वेलोसिटी। तो पहली बात एक्सिस है या डायरेक्शन है, तो आपको मैंने लिखवाया है, पढ़ाया है कि ऑप्टिक एक्सिस कोई एक्सिस नहीं है सर। ऑप्टिक एक्सिस क्रिस्टल में एक डायरेक्शन है। ठीक है, क्रिस्टल में एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब आप मान लीजिए x से y चलते हैं तो किसी लाइन पर चलने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी x to y जब चलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो वो एक ऑप्टिक एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। क्या होता है, एक ऐसा डायरेक्शन होता है along which e ray and o ray travels with same velocity। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ओके, क्या होता है कि ई रे और ओ रे वहां पर जब ऑप्टिक एक्सिस के डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे वो, तो आप ई रे और ओ रे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वो सेम वेलोसिटी से चलेंगे। और ऑप्टिक एक्सिस के अलावा, इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में आप लाइट रे को ले जाइएगा तो उसमें ई रे और ओ रे की वेलोसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल है या नेगेटिव क्रिस्टल है। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए। हम 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है, ताकि ये कम से कम पोलराइजेशन क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, 2-4 और क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, वो भी करा लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए 2 और क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, पर इससे आपको 2-4 और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पोलराइज्ड लाइट इज डिफाइंड एज। पोलराइज्ड लाइट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर, इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, कहने का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बोल रहे हैं, इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन अ सिंगल प्लेन। अगला है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन रैंडम डायरेक्शन। तीसरा है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन अ सर्किल। और लास्ट है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन सम स्पेसिफिक वे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इन अ सिंगल प्लेन करते ही बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ और बुद्धिमान बच्चों को जो ये ऑप्शन टिक करके चले आए है ना, किसी को सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट याद आ गई तो वो ये भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, या फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपको पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन बताई थी, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन सम स्पेसिफिक वे। क्यों यूज करते हैं सम स्पेसिफिक वे? क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन आपका इन अ प्लेन हो सकता है जिसे आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। ठीक है, इन अ प्लेन हो सकता है जिसे आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट कह सकते हैं। ठीक है, आपका ऑसिलेशन हो सकता है इस तरीके से जो कि एक सर्किल में रोटेट करे, तो आप उसको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। ठीक है, अगर एक सर्किल में हो रहा है तो
अगर वो एक एलिप्स में हो रहा है तो एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। तो ऑसिलेशन कई तरीके के हो सकते हैं और वो सारे पोलराइज्ड लाइट के एग्जाम्पल हैं। तो आपका है क्या इसमें स्पेसिफिक ऑसिलेशन का तरीका स्पेसिफिक है एंड दिस इज नोन एज पोलराइज्ड लाइट। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन सम स्पेसिफिक वे, यही आपका सही ऑप्शन है। तो कभी भी गलती मत कीजिएगा कि एक प्लेन में हो रहा है तो वो आपका पोलराइज्ड लाइट है। वो क्या है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट में बी रिगार्डेड एज, अनपोलराइज्ड लाइट को आप कैसे समझ सकते हैं, टू कोहेरेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर। अनपोलराइज्ड लाइट को आप समझ सकते हैं कि दो कोहेरेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। क्या ये संभव है, क्या ये संभव है? अगर दो कोहेरेंट वेक्टर्स को एक दूसरे को 90 डिग्री पर रख दें, मतलब कोहेरेंट है तभी ना 90 डिग्री पर है। ठीक है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए क्या ये आपको अनपोलराइज्ड लाइट देगा? नहीं, ये क्या देगा आपको, अगर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, अगर इन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स मान लीजिए ये ई वाई है और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ई एक्स है और ई एक्स इज इक्वल्स टू ई वाई हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री पर एक दूसरे से हैं, दोनों इलेक्ट्रिक वेक्टर्स कोहेरेंट हैं, तो ये क्या देगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट देगा। क्या देगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट देगा। और अगर ई एक्स नॉट इक्वल्स टू ई वाई हो गया, नॉट इक्वल्स टू ई वाई हो गया, तो ये एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट देगा, कोहेरेंट में ही। टू कोहेरेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर, अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो सर्कुलरली पोलराइज्ड, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो एलिप्टिकली पोलराइज्ड। ये आपको अनपोलराइज्ड लाइट नहीं देगा। ठीक, अगला देखते हैं। टू कोहेरेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एट 180 डिग्री टू ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, एक ये है और दूसरा ये है, तभी ना 180 डिग्री हो गया। एक इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, किस तरीके से, कोई डिफरेंस है इसमें? तो ये क्या दिखाता है, 180 डिग्री वाला क्या दिखाएगा आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिखाएगा। 180 डिग्री टू ईच अदर यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिखाएगा। ठीक है, अगला देखिए। टू इनकोहेरेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दो इनकोहेरेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ये चीज आपकी दिखाती है अनपोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, ये चीज आपकी दिखाती है अनपोलराइज्ड लाइट को। जब अनपोलराइज्ड लाइट मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, बहुत आसानी से बताया जाता है कि आप कोई सा भी, जैसे रैंडम डायरेक्शंस होते हैं, ये है, ये है, अनपोलराइज्ड लाइट में तो कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप बाकी सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को इस और इस वेक्टर के कंपोनेंट्स में तोड़ लीजिए। ठीक है, तो आपको दो ऐसे वेक्टर्स मिल जाएंगे जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। लेकिन अगर ये कोहेरेंट हो गए तो ये पोलराइज्ड लाइट देंगे। ये क्या होने चाहिए, इनकोहेरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इनकोहेरेंट होने चाहिए। इनकोहेरेंट होने से क्या होगा, इनकोहेरेंट होने से इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा होगा बदलता हुआ, और जब बदलता रहेगा तो देखिए रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट जैसे आप देखते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू, आप ए रिजल्टेंट कर दीजिए, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, जहां फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए E1 है, E2 है, तो यहाँ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos फाइव। अब फाइव हमेशा चेंज होगा तो रिजल्टेंट इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा, और इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो क्या मिलेगा आपको, अलग अलग डायरेक्शन में। और देखिए फाइव चेंज होगा, फाइव भी चेंज होगा। ठीक है, जो रिजल्टेंट का आता है cos थीटा, वो आता है b sin थीटा या a2 sin थीटा अपॉन
a1 प्लस a2 cos थीटा cos फाई, ठीक है, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर a1 से इतने एंगल पर है, थीटा एंगल पर, ठीक है। यहां पर फाई चेंज हो रहा है तो फाई चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और एंगल भी चेंज करेगा। और इस तरीके से आपको हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स मिल जाएंगे। और वो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। चौथा है टू इनकोहेरेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एट रैंडम डायरेक्शन अदर देन 90 डिग्री, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको बताने का उद्देश्य क्या था कि आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट, ये चारों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया, आप कमेंट कीजिए, मुझसे कॉल करके बात कर लीजिए, मैसेज पे बात कर लीजिए, पर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको अगर डिटेल जानना है, आपने पहले नहीं पढ़ रखा है या रिवाइज करना है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, पोलराइजेशन के तो पड़े ही हैं, है ना। तो आप उसको देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग अभी बंद करते हैं, फिर से देखते हैं कि पोलराइजेशन आपका लगभग समाप्त हो गया है मेरी तरफ से। इससे ज़्यादा आपको बस एक बार पढ़ कर जाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।